हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसियों का भरमार लग चुका है। पहले ऑलरेडी 322 पोस्ट पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। उसके साथ में अब 390 पोस्ट पर अगेन एक बार फिर बड़ी वैकेंसी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ चुकी है। तो तैयारी अपनी किस तरह से चल रही है, जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। स्टाफ नर्स के पूरे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती है किरोशा एकेडमी के इस चैनल पर। नर्सिंग के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो 85 एमसीक्यू, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर नर्सिंग का पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग होता है तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नॉन नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो आप नॉर्मली अगर सरफेस अगर नॉर्मली अगर बात करें, पूरा अपने को डीप नहीं पढ़ना है नॉन नर्सिंग के अंदर। अगर नॉन नर्सिंग के अगर सुपरफिशियली भी पढ़ते हैं तो आप अच्छे एक स्कोर की तरफ जा सकते हैं और अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। वैकेंसी गवर्नमेंट है, सरकारी नौकरी आज के इस टाइम में बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, लेकिन आपकी सरकार ने अंदर आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर मैं पहले बात करूं 322 पोस्ट की, तो वहां पे फीमेल्स कैंडिडेट को बहुत ज्यादा यहाँ पे मेजोरिटी दी गई, यानी ऐसे कह सकता हूं 100% आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को दी गई है। लेकिन हाँ, डोमिनेंस सर्टिफिकेट जो है आपका वो मूल होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया अंदर के लिमिट्स रखी हैं। एक तो आपको फीमेल्स होना पड़ेगा, उसके बाद में फीमेल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंस सर्टिफिकेट यानी हिमाचल प्रदेश के आप कैंडिडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ बनने का जो आपने सपना देखा है, उसको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किरोशा एकेडमी ने उठाई है। तो बस आपको सिर्फ हमारे साथ में कंसिस्टेंसी के साथ में बनना है और इस क्लास को मैक्सिमम तक शेयर करना है। अपन यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, उसके साथ में हर एक ऑप्शन के रैशनल को अपन डीप से पढ़ेंगे। आपको उस एग्जाम से रिलेटेड क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या डिमांड है, उस डिमांड को प्रीवियस ईयर के पेपर को पीवाईक्यू का एनालिसिस करके अपन यहाँ पे एमसीक्यू लेके आए हैं। तो जरूर आप हमारे साथ में जुड़िए। जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्या पूछने वाला है। फर्स्ट एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू अपने बहुत ही खास रहने वाला है। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट आस्किंग दिस एमसीक्यू, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार अवसर है। वैकेंसियां अभी और भी आएगी, बस आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आ गई है, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत लाइव लिमिट टाइम मिलता है आपको। और तैयारी आप डेली हमारे साथ में कीजिए। एमसीक्यू आपको जरूर यहाँ पे जो जो एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाया जाता है, एग्जाम जिस दिन होगा वहां पे आपको एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। ए पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग ए न्यू वर्ड्स इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ये साइकेट्रिक का जो एमसीक्यू है, बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है। न्यूलोजिज्म है, सर्कमस्टांशियलिटी है, टोगेंसिलिटी है, बहुत सारे जो आपके मैनरिज्म है, स्टीरियोटाइप्स है, ये बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो डिमेंशिया, डेलिरियम की अगर मैं बात करूं तो कुछ ये जो स्पेसिफिक एमसीक्यू हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपके डिफेंस मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी के अंदर, तो वो भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक की तरफ आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा, उस भीड़ के हिस्से को नहीं पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ाएगा आपको किरोशा एकेडमी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ में और देखते हैं। ए पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग ए न्यू वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, यानी एक पेशेंट क्या कर रहा है, न्यू वर्ड्स को रेज कर रहा है, यानी बार बार ऐसे बात करें कि मन गणन उनकी नए नए वर्ड्स को अगर वो क्रिएट कर रहा है, इस घटना को साइकेट्रिक के अंदर एक टर्म्स दी गई है, उसको अपन क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। ठीक है ना, नियोलॉजिज्म का मींस क्या होता है, न्यू वर्ड क्रिएट करना। ठीक है ना, इसका मैं आंसर पहले ही ऑप्शन के अंदर आ गया है अपने पास में, रिपीटेटिंग ए न्यू वर्ड्स। ठीक है ना, रिपीटिंग द न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स
जिसका कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है ना, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मीन्स नहीं है, ऐसे न्यू न्यू वर्ड का ये बार बार रिपीटेशन करते हैं, इसको अपन इकोलेलिया नहीं कह सकते, क्योंकि इकोलेलिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी करता है। अगर अपन बोलेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, तो वो वापस क्रिएट करेगा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, यानी इकोलेलिया यानी कॉपी करता है, वर्ड्स को रिपीटेशन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिंग ऑफ द न्यू वर्ड, इस पे फोकस कीजिएगा, दिस इज द न्यू वर्ड्स, ठीक है। डिफरेंस ये करता है आपको इकोलेलिया से नियोलॉजिस्ट की तरफ। सेकंड आपके पास में है सर्कमस्टांशियलिटी। सर्कमस्टांशियलिटी का मीन्स ये होता है कि अपन कभी एक गोल को सेट करते हैं, या फिर अपने से कोई एक एमसीक्यू पूछता है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और अपन उस एमसीक्यू का, या फिर ऐसे कह सकते उस सवाल का अपन जवाब डायरेक्टली न देके घुमा फिरा के देते, लेकिन फाइनली अपन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और अपन उस को इस लैंग्वेज के अंदर बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री वो होते हैं जो लोकसभा के अंदर सबसे पहले तो उस सीट के अंदर वो उससे लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसके बाद में लोकसभा के मेंबर सब मिलके एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव होता है। तो ये सारे के सारे पूरा घुमा फिरा के देन फाइनली अपने को ये आंसर करते हैं कि वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगर फाइनली आंसर आ जाता है, अगर गोल को अचीव कर लेते हैं, फाइनली गोल को अचीव कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनली अचीव गोल, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सर्कमस्टांशियलिटी। एक होता है टोगेंशियलिटी, इसका मीन्स ये होता है कि घुमा फिरा के लेकिन अंत तक वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोगेंशियलिटी। यानी आपको, आपने अगर किसी को ये पूछ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, वो बार बार वो पूरा घुमाएगा फिरेगा लेकिन आंसर आपको नहीं करेगा। इस टर्म्स को अपन क्या करता है, ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द टोगेंशियलिटी और सर्कमस्टांशियलिटी, दोनों में बस फर्क इतना ही है, अंतिम अगर अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी गोल को अचीव कर लेता है, या फिर करेक्ट आंसर पहुंच अपनी जिस जगह पे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाता है, उसको तो अपन कहेंगे सर्कमस्टांशियलिटी। अगर वो अपने फाइनली गोल को अचीव नहीं करता है, इसको दिस इज कॉल्ड टेगेंशियलिटी। इन दोनों में ये डिफरेंस है, स्टीरियोटाइप, ठीक है ना, एक ही एक्टिविटी को बार बार, दिस इज द स्टीरियोटाइप, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये भी नहीं रहने वाला है। एंड सेनिलिटी बेसिकली क्या रहता है, एज रिलेटेड मेमोरी डिसऑर्डर, ठीक है ना, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, दिस इज कॉल्ड सेनिलिटी। तो अपने से जो एमसीक्यू पूछा गया कि ए पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग ए न्यू वर्ड इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म, ये ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर आप ईटिंग डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो इकोलेलिया, सॉरी यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर पेशेंट बेसिकली क्या होता है कि फियर फ्रॉम द ओबिसिटी, वो खाने पीने से डर लगता है, उसको नहीं खाना चाहता क्योंकि वो ओबिसिटी गेन नहीं करना चाहता। मेनली अगर देखा जाए तो किसके अंदर, फीमेल्स कैंडिडेट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, मोर देन फीमेल, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूटी फिजिकल ब्यूटीनेस यहाँ पे इफेक्टिव होने के कारण प्रायोरिटी दिया जाता है शरीर को कि उनको मोटापा नहीं आ जाए। इसलिए एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर पेशेंट क्या करता है, मोस्टली फास्टिंग करता है और खाना नहीं खाता है, और इसके कारण वो वीकनेस या फिर फैटिक या फिर सेकेंडरी एमनोरिया जैसी कॉम्प्लिकेशन से अफेक्टेड होता है। एंड देन अपन बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग करता है पेशेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, ठीक है, और उसके बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है कि मुझे वेट कम करना, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन वो खाना तो बहुत ज्यादा खाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। इसका जिक्र इसलिए किया गया कि एग्जाम के अंदर आपके पूछे हुए एमसीक्यू हैं, और आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द नर्स इज असेसिंग वाइटल साइन ऑफ ए पेशेंट विद हेड इंजुरी, ठीक है ना, पेशेंट क्या है, हेड इंजुरी का पेशेंट है, किसी भी कारण से हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस हो सकता है, ठीक है, इसके कारण हेड इंजुरी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट्स इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, जहां पे हेड इंजुरी होगी, जहां पे हेड इंजुरी होगी वहां तो श्योर है इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और किसमें देखने को मिलता है, आपके स्ट्रोक में भी देखने को मिलता है, आपके हाइड्रोसिफिलिस के पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलता है,
और किसके अंदर देखने को मिलता है, आपके हेमरेज के अंदर भी देखने को मिलता है। ये सारे के सारे पेशेंट के अंदर आपके इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को मिलता है। प्रेशर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फाइंडिंग्स क्या रहने वाला है, क्या टेकीकार्डिया होगा, क्या ब्रेडिपनिया होगा, या फिर डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, या फिर डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर होगा। तो ये दोनों के दोनों तो हो गए गलत, क्योंकि क्या होता है, इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आपका ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन और क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द ब्रेडिपनिया इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। ब्रेडिपिया देखने को मिलेगा और अब नॉर्मल पल्स प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका अब नॉर्मल रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिक्रीज बीपी यानी हाइपोटेंशन, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर यानी हाइपोथर्मिया यहाँ देखने को हाइपरथर्मिया यहां देखने को मिलता है, न कि यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, और ब्लड प्रेशर है वो क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन, न कि यहाँ पे बीपी डिक्रीज। तो ये तो तीनों की तीनों क्या हो गए, टेकीकार्डिया नहीं होता है, ब्रेडिकार्डिया होगा, और ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है, न कि डिक्रीज। और हमेशा याद रखिएगा, हार्ट रेट होगी वो आपके डिक्रीज होगी, और जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा इंक्रीज होगा। ये बेसिकली कसिंग ट्रेंड के अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, देन अपन बात करते हैं डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर नहीं होगा, क्या होगा, हाइपरथर्मिया होगा। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्रेन इंजुरी के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिकली अगर आपके हेड इंजुरी की मैं बात करूं तो डायरेक्टली क्या अफेक्ट होगा, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या होता है, आपके टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है, किसको, टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पे ब्रेन इंजरी हुई है, हाइपोथैलेमस अगेन आपके अफेक्टेड होगा और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, न कि डिक्रीज, यानी हाइपरथर्मिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, आपके रॉन्ग आंसर है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पेशेंट किसका है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है ना, आईसीपी इंक्रीज होता है तब बेसिकली ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया एंड हाइपरटेंशन, बीपी यहाँ पे इंक्रीज। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है। अगर कोई भी आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं डी नर्सिंग एस्पिरेंट, उनके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे मात्र 499 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो क्रियोशा एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पे अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ए हार्मोन दैट स्टिमुलेटेड द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में दिस इज द एंटेरोक्राइनिन, या फिर पैनक्रियोजाइमिन, या फिर एंटेरो गेस्ट्रोन, या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। बेसिकली जो स्टिमुलेट करता है हार्मोन वो बेसिकली कौन सा होता है, आपके कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। डी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये बेसिकली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन, ठीक है ना, एंजाइम सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को। ये बेसिकली क्या करता है, आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ ए पेशेंट लेवल ऑफ कंसियसनेस बेस्ट डिटरमाइंड बाय द यूजिंग जीसीएस, ठीक है ना, ग्लासको कोमा स्केल बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली आपके नॉर्मली न्यूरो के जितने भी पेशेंट हैं उनके अंदर अपन क्या करते हैं, ग्लासको कोमा स्केल, ठीक है ना। जीसीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली चेक किया जाता है पेशेंट के कंसियस लेवल को चेक किया जाता है, पेशेंट के आई
वर्बल एंड मोटार को एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है कि कितना वो रेस्पॉन्स कर रहा है, आंखें कितनी रेस्पॉन्स कर रही है, या फिर वर्बल यानी बोलने में कितना रेस्पॉन्स कर रहा है, मोटार या फिर फिजिकल उसके एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर फिजिकल कितना वो एक्टिव है, वो सारे के सारे अपन किसके अंदर चेक करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर। इसके रिगार्डेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू सबसे मिनिमम मार्क्स कितने दिए जाते हैं और मैक्सिमम कितने दिए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इसका मिनिमम स्कोर जब भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे तो 3 होगा, न कि यहाँ पे 0 नहीं करना है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो कितना होना चाहिए, 15, यानी बेस्ट यहाँ पे अगर आंसर की मैं बात करूं तो 3 से लेके 15 यहाँ पे क्या रहती है, इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। ग्लासगो कोमा स्केल बेसिकली पेशेंट की कंसियस लेवल को चेक किया जाता है। इसके अंदर मेनली कितने 3 पैरामीटर यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं, वो आई, देन वर्बल, देन मोटार, दिस इज कॉल्ड ईवीएम। इसके अंदर अपन कितने मार्क्स करते हैं, 4 मार्क्स, देन 5, दिस इज कॉल्ड 6 मार्क्स। टोटल कितने हो गए अपने पास में, 15 मार्क्स, ठीक है ना। अगर आई की मैं बात करूं, अगर पेनफुली स्टिमुलेशन देना पड़ रहा है, ठीक है ना, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तब तो अपन उसको क्या दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे। और अपने साउंड पे, अपनी एक आवाज पे अगर वो आंखें खोलता है, रिस्पॉन्स करता है, यानी उसको 3 ऑप्शन दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। लेकिन अगर उसको अपन को पेनफुल स्टिमुलाई देना पड़ रहा है, देन वो आंखें ओपन कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट को हमेशा अपन कितने देंगे, 2 नंबर देंगे। इसी तरह अपने को पेशेंट के अंदर वर्बल, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली है, अगर वो बोल रहा है स्वतः ही, तो उसको अपन दे देंगे 5 नंबर दे देंगे। देन अपन अगर वो पेशेंट क्या कर रहा है, सिर्फ विस्परिंग कर रहा है, सिर्फ फुसफुसा रहा है, उसको अपन क्या दे देंगे, 4 नंबर दे रहे हैं। देन अगर पेशेंट क्या कर रहा है, बेसिकली अगर सिर्फ और सिर्फ वो बोलना चाह रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है मुंह से, उसको अपन क्या दे देंगे, 3। और ये सारे के सारे किसके अंदर, और पेनफुल स्टिमुलाई यहाँ पे देनी पड़ती हैं तो 2। और मोटार के अंदर भी बेसिकली अब नॉर्मल एक्सटेंशन, अब नॉर्मल फ्लेक्शन, नॉर्मल विड्रॉल, या फिर ये सारे के सारे किसको देख के अपन क्या देते हैं, मोटार रेस्पॉन्स अपन चेक करते हैं। तो ये फाइनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 15 यहाँ पे क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। अगर मैक्सिमम स्कोर की सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं, अगर बेस्ट अगर बात करें पेशेंट के बिल्कुल वो कंसियसनेस है और पेशेंट के ये सारे के सारे आई वर्बल मोटार रेस्पॉन्स बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको अपन गुड एंड वेल की जो स्कोर है वो बेसिकली कितना करते हैं, 15 यहाँ पे क्या करता है अपन यूज करते हैं। ए ऑप्शन अपने पास में है कि जीसीएस का बेसिकली बेस्ट डिटरमाइन क्यों करते हैं, इसके लिए करते हैं तो कंसिस्टेंस को चेक करने के लिए ए ऑप्शन ही अपने पास में क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। नॉट फॉर ए कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज नॉट ए कोमा स्किल एंड नॉट फॉर ए द स्टिमुलाई स्किल। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है कि कोमा स्केल ये इसकी एक फुल फॉर्म है, ग्लासगो कोमा स्केल। लेकिन इसके लिए पर्पज अगर पूछे आपको तो हमेशा याद रखिएगा कंसिस्टेंस इसका बेस्ट आंसर रहने वाला है। कंसिस्टेंस को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हेन प्लानिंग केयर फॉर ए पर्सन विथ बर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन्वॉल्वमेंट फेस, आर्म, नेक, ठीक है, face, arm and neck, which of the following nursing diagnosis should take the highest priority? गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ऐसे पेशेंट जिसका क्या है, ऊपर वाला हिस्सा या फिर ऐसे मैं कहूं फेस और नेक बर्न हो चुका है। अगर इसकी बात करें अपन रूल ऑफ 9 की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके रिगार्डेड भी एमसीक्यू बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो एक बार फटाफट से अपन इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेड और नेक की, अगर मैं बात करती बेसिकली कितना 9% अपन इसको कंसिडर करते हैं। अगर चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को अपन बात करें तो कितना होता है 36। अपर एंड लोअर सॉरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, अगर एक लेग की मैं बात करूं तो कितना होता है 18%, एंड दूसरे लेग की भी मैं बात करूं तो कितना होगा 18%। और अगर एक्सट्रीमिटी अपर एक्सट्रीमिटी हैंड्स की मैं बात करूं तो 9% इज द राइट एंड 9% इज द लेफ्ट। यानी यहाँ पे ये बेसिकली अपन क्या करते हैं रूल ऑफ 9, और ये बेसिकली क्या रहता है आपका ग्रोइन एरिया, ठीक है ना। ग्रोइन एरिया को बेसिकली अपन कितना करते हैं 1% करते हैं। ये तो अपन ने बात करी है रूल ऑफ 9 की बात करी है, लेकिन एमसीक्यू अपने से कुछ थोड़ा अलग पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं अपन एमसीक्यू की तरफ आ रहे हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस शुड बी द टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो अपने को हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देख के करना है, एमसीक्यू के ऑप्शन को देख के हमेशा डिसाइड करेंगे। सबसे पहले अगर इन्होंने ये पूछा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, जी हाँ बिल्कुल, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है बर्न के पेशेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे पूरा हिस्सा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके अपर फेस, देन आर्म और नेक, यानी 3 हिस्से क्या हुए हैं यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे में हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एयरवे क्लियरेंस होना है, क्योंकि अपर भाग के अंदर यहाँ पे बर्न हुआ है तो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के पूरे चांसेस रह सकते हैं। फेनिक नर्व यहाँ पे यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके नेरिंग्स, फेरिंग्स, यहाँ पे इसोफेगस है, ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने को मेन क्या करना है, एयरवे को क्लियर करना है। ठीक है ना, एयरवे अपनी बेस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, हमेशा एयरवे को क्लियर करना जरूरी है। बॉडी इमेज डिस्टरबेंस तो बिल्कुल होगा, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बिल्कुल बर्न के पेशेंट को आपको इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन मैं बात अगेन वही कर रहा हूं, प्रायोरिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला हमेशा अपन याद रखते हैं ए बी सी, ठीक है ना। सबसे पहले अपन एयरवे क्लियरेंस करते हैं, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा। बर्न के पेशेंट के अंदर हमेशा अपन मैनेजमेंट करते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम को प्रॉपर करना है, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लेकिन उससे भी पहले एयरवे क्लियरेंस करना। अगर उसका एयरवे क्लियरेंस नहीं है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन मिनट्स के अंदर वो पेशेंट क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और पेशेंट डेथ हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा पेशेंट को एयरवे क्लियरेंस करना हमेशा प्रायोरिटी रहती है। किसी भी पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपकी एयरवे क्लियरेंस यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात, सॉरी एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। आफ्टर लंबार लेमिनेक्टोमी नर्स शुड गिव मी दिस, आंसर कीजिएगा। आफ्टर लंबार लेमिनेक्टोमी का ये पेशेंट है, यानी आपके वर्टिब्रा के पार्ट लेमिना किसको बोलते हैं, लेमिना, लेमिना को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। लेमिना बेसिकली क्या रहता है, आपके पार्ट ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है ना। तो उसके बाद में अपने से क्या पूछ रहा है कि नर्स शुड क्या करेगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, एनकरेज द पेशेंट टू कफ, क्या पेशेंट को कफ के लिए एनकरेज करेंगे, जी नहीं, ऐसे पेशेंट को कभी भी कफ के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा स्पाइनल कोड इंजरी होने के चांसेस रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बेंड नीज व्हेन टर्निंग, तो ये भी बिल्कुल क्या है, कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाएगा। ऐसे पेशेंट को हमेशा क्या रखना पड़ता है, इमोबिलाइज रखना पड़ता है। ठीक है, सी ऑप्शन की तरफ मैं चला जाता हूं। असेस द पेशेंट इंडिकेट द पेरिटोनाइटिस, तो ये भी बिल्कुल क्या रहेगा, राइट आंसर नहीं रहने वाला है। लॉग रोल द पेशेंट बाय यूजिंग ड्रॉसिट, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे पेशेंट को बेस्ट जो अपन स्पाइनल कोड इंजरी या फिर जो वर्टिब्रा के अंदर जो ये पेशेंट हैं उनके अंदर इंजरी हुई है या फिर डिस्टर्बेंस है या फिर लेमिनेक्टोमी हुई है, तो उनके अंदर हमेशा याद रखिएगा कि पेशेंट को क्या देना है, लेग रोल पोजीशन देना है, जिसके कारण उनको क्या हो सके, बिल्कुल इमोबिलाइजेशन बिना उसको डिस्टर्ब किए पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या फिर शिफ्ट कर सकते हैं। तो लॉग रोल इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, यूजिंग द ड्राइव सीट फॉर द स्पाइनल कोड इंजुरी। ठीक है ना, स्पाइनल कोड इंजुरी के लिए बार बार ये एमसीक्यू पूछा जाता है। स्पाइनल कोड इंजुरी के अंदर अपन कौन सा यूज लेते हैं, दिस इज द लॉग रोल मेथड। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले आरआरएमएल और एसडीपीजे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मात्र 499 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर नॉर्सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग के किसी भी एग्जाम की आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐप के अंदर आपको बहुत ही बेस्ट प्लान यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए पे सारे नोट्स आपको, सॉरी आपकी जितनी भी थ्योरी वो सारी की सारी क्लियर करवा दी जाएगी। एमसीक्यू बैच भी वहाँ पे अवेलेबल है। और टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट। तो जरूर आप डाउनलोड कीजिए ऐप को और वहां पे आपको बेहतरीन यहाँ पे प्लान अवेलेबल मिलेंगे।
pulse pressure of BP 140 by 90 mm of Hg. गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। पल्स प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अपने पास में कितना है 140, ठीक है ना। तो डिफरेंस बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं, पल्स प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। पल्स प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला रहता है अपने पास में, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 140 यहाँ पे, यानी हाइपरटेंशन का ये पेशेंट है। और डायस्टोलिक की अगर मैं बात करूं तो कितना है अपने पास में 90। अगर इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस करेंगे, या तो इसको में से सिस्टोलिक में से क्या कर देंगे, डायस्टोलिक को माइनस करेंगे, तो अपने पास में कितना रहने वाला है 50 mm ऑफ Hg। यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो 50 mm ऑफ Hg देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन के अंदर ही अपना क्या अवेलेबल है 50 mm ऑफ Hg, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। पल्स प्रेशर के रिलेटेड भी बहुत सारा एमसीक्यू, यहाँ पे मीन प्रेशर का भी एमसीक्यू देखने को मिलता है, और दूसरा कौन सा आपका पल्स प्रेशर भी देखने को मिलता है। मीन प्रेशर के अंदर आप अगर मैं बात करूं तो सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक प्रेशर बाई 3, यहाँ पे इसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में है, एक पेशेंट एडमिटेड इन इमरजेंसी वार्ड, द डायग्नोसिस विद कार्डियक अरेस्ट। ठीक है ना, पेशेंट किसका हुआ है, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हुआ है, यानी अपने को सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी चेक करनी है कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन टू बी द गिवन, यानी सीधी सी बात है इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब क्या है आपकी कैरोटिड पल्स यहाँ पे अब्सेंट है। ठीक है ना, कैरोटिड पल्स जो है वो बेसिकली क्या है आपकी अब्सेंस है। ठीक है, कैरोटिड पल्स बेसिकली क्या है आपकी अब्सेंस है। ऐसे पेशेंट के अंदर अपने सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है अपने को क्या देना है, सीपीआर। ठीक है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी कंप्रेसर एंड वेंटिलेशन अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है कि द नर्स नो दैट द रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू द वेंटिलेशन टू एडल्ट बाय 1%। ठीक है, अपने पास में क्या है कंप्रेशर और वेंटिलेशन का। ठीक है ना, कंप्रेशन और वेंटिलेशन के रेशियो के बारे में अपने से पूछा गया है। अगर अपने से पूछा गया है क्या एडल्ट के अंदर या तो 1% हो या फिर 2% हो, दोनों के अंदर हमेशा याद रखिएगा 30 कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन अपन देते हैं। किसके लिए, फॉर एडल्ट के लिए। अगर कंडीशन कुछ भी हो, अगर आपके पास में एडल्ट के अंदर 1% हो या फिर 2% हो, दोनों के अंदर ही बेसिकली अपन क्या करेंगे 30:2 यानी 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन देंगे। और यही कंडीशन जब आपके चिल्ड्रन एंड इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है। चाइल्ड एंड इन्फेंट के अंदर अगर ये आपसे पूछे एग्जामिनर, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर 1% है, ठीक है ना, तो कितना परसेंट है 1% है, 1% में अगेन अपन कितना करेंगे 30:2, यानी 30 तो देना है आपको कंप्रेशन एंड 2 देना है आपको वेंटिलेशन। लेकिन जब पर्सन अपने पास में 2 हो, ठीक है ना, कितने 2 या फिर मोर देन पर्सन हो, 2% अपने पास में अवेलेबल हो, तब ये क्या हो जाता है क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। 15 तो आपको देने हैं कंप्रेशर, देन आपको 2 देना है वेंटिलेशन, ये बेसिकली चेंज हो जाता है। इन आंकड़ों से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, और एग्जाम में जिस तरह से एमसीक्यू पूछा जाए आपको उस तरह से आंसर करना है। ठीक है, एडल्ट जहां पर भी दिखे आपको सीधा आपको 30:2 ही करना है। ठीक है, तो 30:2 जहां पर भी दिखे इसको क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। अगर अपन इसमें बात करें एयरवे क्लियरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे जस्ट थ्रो मेथड होता है, वो बेसिकली किसके लिए, जो इंजुरी पेशेंट हो और एक्सीडेंट के केस के अंदर बेसिकली अपन कौन सा देते हैं, जो थ्रस्ट मेथड देते हैं। और
चिन हेड जो हेड चिन लिप मेथड है वो बेसिकली नॉर्मली अपन एयरवे क्लियरेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों के दोनों अपन क्या करता है एयरवे क्लियरेंस करने के लिए ये बेसिकली। और कितने देने हैं आपको ये एपिसोड 100 एपिसोड यहाँ पे अपने को देना है। कितना टाइम्स 100 अपने को देना है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द टाइम रिक्वायर्ड टू द रीड मोन्टेक्स टेस्ट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। मोन्टेक्स टेस्ट बेसिकली क्या होता है? मोन्टेक्स टेस्ट बेसिकली क्या है? आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है किसके लिए? टीबी के पेशेंट के लिए, फॉर ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज नॉट फॉर ए कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, नॉट फॉर ए कंफर्मेटिव टेस्ट। ये एक कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। इसके अंदर बेसिकली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ये बैक्टीरिया होता है उसको अपन क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। इसका मीन्स कभी भी ये नहीं होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये कभी नहीं है कि कंफर्म है ट्यूबरक्लोसिस। इसका मीन्स ये है कि वो पेशेंट क्या आया है? ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आया है। तो इसको अपन कंफर्मेशन करेंगे क्या? अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया, अगर एचआईवी पेशेंट के लिए अगर यहाँ पे टाइम्स है मोर देन 5 तो इसको अपन क्या करते हैं? मोर देन 5 यहाँ पे अगर वैल्यू है तो उसको अपन एचआईवी पेशेंट के लिए कंफर्म मानेंगे और नॉर्मल पेशेंट के लिए अपन बेसिकली 10 मानते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल अगर पेशेंट है उसके लिए अपन जो सरफेस एरिया बेसिकली अपन बात करते हैं, यहाँ पे जो स्किन है वो क्या देखने को मिलती है? रेडनेस नहीं, हमेशा याद रखिएगा हार्डनेस यहाँ देखने को मिलती है। कितनी? 10 mm यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं। नॉर्मल एरिया के लिए बात करते हैं तो कितनी? 10। और एचआईवी की पेशेंट के लिए बात करें तो कितना होना चाहिए? 5। यहाँ पे अपन बात करें किसके? ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए। तो अपन क्या करेंगे कंफर्मेशन के लिए? क्या करेंगे कंफर्मेशन के लिए? हमेशा याद रखिएगा क्या रहने वाला है आपका? चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा। और अगर रेस्ट एक्सरे आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे आप? स्पूटम एग्जामिनेशन को क्या दे देंगे? प्रायोरिटी दे देंगे। स्पूटम एग्जामिनेशन को आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी दे देंगे। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? मोन्टेक्स टेस्ट। और इसके लिए कितना, कौन सा रूट करते हैं अपन? इंट्राडर्मल। और कितना? 0.1 ml। ये सारे के सारे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए अपन के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं कि कितना सैंपल लेते हैं? 0.1 ml यहाँ पे इंट्राडर्मली लेते हैं। और बेसिकली ये क्या है? एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, नॉट फॉर ए कंफर्मेटिव टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या करता है अपन? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ये बैक्टीरिया है उसको अपन क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि टाइम ड्यूरेशन क्या करता है, रीड कब करता है इसके वैल्यू को, तो हमेशा याद रखिएगा 48 से लेके 72 आवर के बाद में अपन क्या करते हैं? इसको रीड करते हैं। किसको? सैंपल लेने के कितने? 48 से लेके 72 आवर के बाद में अपन क्या करते हैं? इसको रीड आउट करते हैं। फॉर पेशेंट किसका है अपने पास में? मोन्टेक्स टेस्ट करता है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए। और एट बर्थ पे जो आपका बीसीजी बेसिलस कार्मिट ब्यूरिन जो ये वैक्सीन लगता है एट बर्थ पे इंट्राडर्मल 0.5 वो भी बेसिकली किसके लिए लगता है आपका? 0.05 ml वो भी बेसिकली आपका किसके लिए लगता है? बीसीजी आपके ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंशन करने के लिए एट बर्थ पे ओनली फॉर सिंगल डोज लगती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ड्रग्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल ऑफ द आईलिड, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यानी अपने को एमसीक्यू के अंदर क्या दिया गया है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? मायोटिक, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल्स की जब भी बात हो तो क्या करेंगे आप? दिस इज कॉल्ड मायोटिक। और माइड्रिक्स अगर आपसे पूछे, माइड्रिक्स की अगर आपसे पूछे, ये बेसिकली क्या रहने वाला है आपका? डायलेट, ठीक है ना, डायलिटेशन। और ये बेसिकली आपके प्रोस्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है ना, प्रोस्टेट के लिए हेल्पफुल रहता है। प्रोस्टेट के पेशेंट में हेल्पफुल रहता है। कौन सी? लॉजेंस इज नॉट फॉर ए। तो ये बेसिकली ये सारे के सारे, और ये बेसिकली अलग है।
तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट, तो मियोटिक इज द राइट आंसर रहेगा। और मीडियाट्रिक का पूछे तो क्या करेंगे आप, मीडियाट्रिक के लिए डायलेशन रहेगा। और बच्चों के अंदर जो आपके एट्रोपिन डालते हैं वो बेसिकली मीडियाट्रिक्स यानी आई को डायलेट करने के लिए बेसिकली अपन यूज करते हैं। जब अपन आई विजन चेक करने के लिए पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये अपन बेसिकली माइड्रेसिस यानी डायलेशन करने के लिए प्यूपिल को अपन यूज करते हैं। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है आपका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बेसिकली इसका क्या रहता है, राइट आंसर, यानी एंटीडोट ऑफ, यानी जब भी मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तब अपन कौन सी ड्रग देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, वो हमें हमेशा यहाँ पे मोस्ट हेल्पफुल रहती है। डाइज़ेपाम बेसिकली पेशेंट जो एंजाइटी के पेशेंट है, ठीक है ना, एंजाइटी के पेशेंट है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं एंजाइटी के साथ साथ में अगर पेशेंट को क्या है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या फिर एंजाइटी, यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर रहने वाला है। और अगर सीजर के भी पेशेंट है तो सीजर के अंदर भी अपन क्या देते हैं, डाइजेपम दे सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन। कैल्शियम ग्लूकोनेट बेसिकली नहीं देते हैं, और ये बेसिकली क्या रहेगा आपका पेन किलर रहेगा, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या रहता है, पेन किलर यानी ओपियोइड्स, यहाँ पे नेलब्यूफिन बेसिकली पेन किलर रहता है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पे क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, केयरफुली रीड कीजिएगा। विल्स ट्यूबर इज कंडीशनिंग अफेक्टिंग, विल्स ट्यूबर बेसिकली क्या रहता है, बोन्स के लिए, लीवर के लिए, या फिर तो बोन्स, लीवर और ब्रेन के लिए नहीं रहता, बेसिकली किसकी, किडनी के लिए अपन क्या करते हैं, विल्स ट्यूमर यानी किडनी के कैंसर में जो ये ट्यूमर होती है उसको अपन क्या करते हैं, विल्स ट्यूमर। तो किडनी इज द राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में था, दिस इज द वेटल स्टेप पोजिशन इज सीन इन, यहाँ पे जो आपके एडिक्शन एंड एब्डक्शन की जो ये प्रॉब्लम है, वेटल स्टिफ पोजीशन बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलती है, बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी या फिर अब पाल्सी। अगर मैं बेल्स पाल्सी की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलती है, आपके बेल्स पाल्सी बेसिकली आपके फेशियल नर्व इंजुरी, ठीक है ना, फेशियल नर्व इंजुरी, इसमें बेसिकली आपके पैरालाइसिस होने के पूरे चांसेस रहते हैं। पैरालाइसिस होने के, कौन सी क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूं तो क्रेनियल नर्व 7 नंबर की क्रेनियल नर्व यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है ना। क्रेनियल नर्व कौन सी रेस्पॉन्सिबल रहेगी आपके, अगर फेशियल पाल्सी की मैं बात करूं तो ये बेसिकली दोनों ही सिमिलर रहते हैं। यहाँ पर भी कौन सी क्रेनियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल रहती है। कितने नंबर की क्रेनियल नर्व, और अब्स पाल्सी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या रहता है आपका, C5 से लेके C6 यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल रहता है अब्स पाल्सी के लिए। और कंजेनाइटल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द वेटल स्टिफ पाल्सी पोजीशन, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप्स यानी न्यू, जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो यहाँ पे जो पोजीशन बेसिकली रहती है वो अलग रह जाती है हिप से, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला, दिस इज कॉल्ड वेटर स्टिफ पोजीशन इज सीन इन द अब्स पाल्सी। तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फटाफट से अपन क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। पहला आप एमसीक्यू अपन ने देखा था कि ए पेशेंट हु इज रिपीटिंग ए न्यू वर्ड, इसको अपन ने क्या दिया, रिपीटिंग के लिए, न्यू वर्ड के लिए हमेशा न्यूलोजिज्म बेस्ट आंसर रहेगा। और पेशेंट क्या है, आईसीपी जहां इंक्रीज हो रहा है वहां पे ब्रेडिप्निया और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, नॉट फॉर ए टेकिकार्डिया। देन अपन ने देखा कि ये हार्मोन तो स्टिमुलेट, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट कौन करता है, आपकी कोलेसिस्टोकाइनिन। देन अपन कंसिस्टेंस लेवल को चेक करते हैं बेसिकली किसके द्वारा, जीसीएस यानी ग्लासको कोमा स्केल के द्वारा। देन अपन ने देखा था कि पेशेंट क्या है, बर्न का पेशेंट है तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि फेस और आर्म और नेक तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आरडीएस यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी अफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस को यहाँ पे दे देंगे प्रायोरिटी। और स्पाइनल कोड या फिर वर्टिब्रा का जो
यहाँ पे पेशेंट है लेमिनेक्टोमी इंजुरी, जहां लेमिना पार्ट है उसको रिमूव किया गया है वर्टिब्रा का। उसके अंदर हमेशा याद रखिए लॉग रोल क्या रहता है, बेस्ट पोजीशन रहता है टू फिक्स अलाइनमेंट, यहाँ पे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड के अलाइनमेंट के लिए, जहां पे इंजुरी को क्या हो सके जो हुई है उसके बाद में जो सर्जरी उसको प्रॉपर हीलिंग के लिए लॉग रोलर मेथड इज द बेस्ट रहता है। पल्स प्रेशर बेसिकली क्या रहता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का अपने को डिफरेंस निकालना होता है। तो सिस्टोलिक अपने पास में कितनी है 140 है, और डायस्टोलिक कितनी है 90, तो अपने पास में कितना आ गया 50 mm ऑफ द है जी। और सीपीआर जब भी अपन देते हैं तो कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो फॉर एडल्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा 30:2 इज द राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि रिक्वायर फॉर द रीड मॉन्टेक्स टेस्ट की रीडिंग कब देखते हैं, तो 48 से 72 आवर के बीच में, या फिर 72 आवर्स के बाद में अपन चेक करते हैं। बेसिकली ड्रग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, किसको, प्यूपिल्स को, प्यूपिल्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मियोटिक्स, और डायलेट करे तो मेडियाटिक्स। एंटीडोट फॉर द मैग्नीशियम सल्फेट, अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हुई है तो अपने को क्या दे देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर। विल्स ट्यूमर इज कॉल्ड किडनी एंड देन वेटस टिप पोजीशन सीन इन द अब्स पाल्सी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं वापस अपन बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।